अगर डिपो बनाने का प्रोग्राम सरकार का नहीं है तो कम से कम पिनंगवा में बस स्टैंड दे दो। जब बस रहेंगे तभी तो इनका लाभ है, बस रहे नहीं वो खोल दें डिपो। अगर वो डकैत थे, चोर थे, अगर गलत कर रहे थे तो फिर उनको इसीलिए उनके खिलाफ FIR और उनके खिलाफ जो है आपने सस्पेंशन के ऑर्डर करे। फिर तो 5 और 8% वाली बात जो चल रही है प्रदेश में वो गलत नहीं है। I want to ask him on the floor of this house. इन्होंने कहा है जो कॉलोनाइजर्स खुद हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप बताइए इसको विस्तार से बताइए। What are you trying to say? क्या I am a colonizer? अरे सुन लो भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया। एक किसान की नहीं ये नहीं कहा मैं एक्वायर करके किसी प्राइवेट आदमी को दी हो, लूट आपने कहा। बैठा हूं। जब भी कोई मेवात का क्वेश्चन आता है, चाहे उसने आदरणीय मंत्री चौधरी आफ्ताब जी ने लगाया हो या चौधरी मोहम्मद खान ने लगाया हो, तीसरे नंबर में मैं हूं, वहां से नुमाइंदगी कर रहा हूं। हमेशा सरकार का जवाब ना में आता है। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं इसका क्या कारण है। नंबर 2 सर, मैंने पुराना हल्के में डिपो मांगा स्पीकर महोदय आपके जरिए से, इसमें भी यही जवाब आया कि हमारी सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है। आखिर ये क्या कारण है, मैं आपके जरिए से मंत्री से पूछना चाहता हूँ। और अगर यही बात है कि अगर डिपो बनाने का प्रोग्राम सरकार का नहीं है तो कम से कम पिनंगवा में बस स्टैंड दे दो। अरे वो भी मेरा ही हल्का है, पिनंगवा में बस स्टैंड तो दे दो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। आपका ध्यान मेवात की तरफ है, इसमें कोई दोहरा नहीं कि आप मेवात का विकास चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आते वो विकास कागजों में चाहते हो या आसमान में चाहते हो कि मेवात में चाहते हो। कि ये जितने डिपो हैं या वो हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 बस आने वाले समय में इलियास जी को बस देंगे और नई बस देंगे, सर्विस देंगे। जब बस रहेंगे तभी तो इनका लाभ है, बस रहे नहीं वो खोल दें डिपो। बस अड्डा पूछ रहे हैं जी, मेरा एक बस अड्डे का, बस स्टैंड का पूछ रहे हैं। बस स्टैंड भी जो भी इनका है, हाँ, जो भी इसके पैरामीटर हैं, पैरामीटर के साथ साथ इलियास जी के वहाँ बनाएंगे। हम सारी इंक्वायरी करा लेते हैं और इलियास जी जो कहा है विधायक महोदय ने, हम सारी उसकी देख के बिल्कुल अवश्य इस पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ बात है जी, बात एक देहाती मिसाल है कि गांव जब बस जाएगा जब तो वहां मंगते आएंगे मांगने के लिए। जब गांव ही नहीं है तो मंगते आकर क्या करेंगे? जब बस स्टैंड नहीं होगा तो बस कहाँ जाएंगी? मेरे घर पे जाएंगी क्या? अरे मेरे घर पे जाएंगी तो बस स्टैंड दे दे, बस स्टैंड देंगे इनको, देंगे बस स्टैंड। सरकार तो स्वयं ये बात स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताजा उदाहरण है, मुख्यमंत्री के अपने करनाल के अंदर तहसीलदार पकड़ा गया है, रजिस्ट्री घोटाले में उसको पकड़ने का काम किया गया। इसमें जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी सरकार स्वयं करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है। कोरोना की महामारी के दौरान जो है 7A के तहत बिना NOC लिए भी रजिस्ट्रियां बड़ी पैमाने पे की गई थी। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, उस वक्त पे मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब तक उसमें क्या हुआ इसके बारे में बताएं। गुड़गांव में अकेले में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने स्वयं माना है। 10,000 रजिस्ट्रियों में करनाल में गड़बड़ी पाई गई है, ये भी मानी गई है। तो फिर इनमें जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ हुई है, इनमें किया क्या है सरकार ने अब तक? किस किस को सजा दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करी है? जो रिपोर्ट आपके एसएस की आई हुई थी उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? जो नाम है तहसीलदारों के जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? रजिस्ट्री घोटाले में जो है
तहसीलदार रजिस्ट्री करें। मैं तो 1 सेकंड लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा सर। एक जबकि गवर्नमेंट में क्या है कि 1,99,000 तक पैसे आप भर देते हैं, जो दे सकते हो कैश। हमारे मेवात में 5 तहसीलों में करोड़ों करोड़ की रजिस्ट्री हुई है सर, आज तक व्हाइट मनी नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला जी, चेक करके देखो सर। प्रदेश में 4 साल के तहत 64,000 की जो गड़बड़ी मैंने आपको बताई है, उसमें अलग अलग ब्यौरा भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या कितनी कितनी गड़बड़ी है। गुड़गांव में 21,000 है, फरीदाबाद में 22,000 है, करनाल में 10,000 है, हिसार में 1,000 है, रोहतक में 2,600 है, अम्बाड़ा में भी 2,600 है। इसी तरह गड़बड़ी करने वाले अधिकारी जो कर्मचारी है उनका ब्यौरा भी बता देता हूँ आपको। नहीं, वो तो आपके रेवेन्यू अधिकारी जो इसमें 5 शामिल सरकार ने माना है, खुद उनके खिलाफ कार्रवाई कर। बता रहा हूँ कि जो रेवेन्यू अधिकारी है वो 5 हैं, कलरक जो रजिस्ट्री कलरक है वो 87 है, सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है वो 34 है, तहसीलदार जो है इसमें 130 शामिल है, नायब तहसीलदार जो है इसके अंदर 94, पटवारी जो 176 है। इन सब लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई? नहीं की गई तो उसके कारण क्या, ये भी बता दो। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा मामला है। 6 लाख रजिस्ट्री सालाना यहाँ पे होती है। एक रजिस्ट्री में अगर कोई लाख रुपया भी रजिस्ट्री में खा रहा है, लाख से ज्यादा खा रहे, मैं तो एवरेज बता रहा हूँ, तो भी कितना पैसा बनता है। ये सब पैसा जा कहाँ रहा है, कौन खा रहा है इसको? मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले की जांच कराओ। इस सारे मामले की जब जांच करोगे तब पता लगेगा कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। सदस्य ने शायद जवाब ध्यान से नहीं सुना। जो 3 सब रजिस्ट्रार और 5 जॉइंट रजिस्ट्रार्स गुड़गांव के अंदर चार्जशीट हुए थे, उनके ऊपर FIR तुरंत प्रभाव से हमने करी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जैसे जैसे उस इन्वेस्टिगेशन का कोर्स बढ़ेगा, जो सजा कोर्ट ने देनी है वो कोर्ट दे। जहाँ तक बात नंबर ऑफ सारी डीड्स के ऊपर कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात है, 133 सब रजिस्ट्रार, 97 जॉइंट रजिस्ट्रार, 156 रजिस्ट्रेशन क्लर्क और 381 आपके पटवारी, इनको भी 15 दिन शो कॉज नोटिस हमारी सरकार ने दे दिया है। जो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से जाना था वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से दे दिया है, जो FCR के लेवल से जाना था वो FCR के लेवल से दे दिया है। और 15 दिन के अंदर जैसे जैसे इनके जवाब आते रहेंगे, जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है एज पर रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी। बलराज कुंडू जी। स्पीकर सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। एक मिनट हो गया, बहुत एक मिनट, एक ही चीज उन्होंने कहा कि एक्शन इनिशिएट हो गया। एक बात जानना चाहता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट। आप क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। आप क्या चाहते हो सैनी साहब? आप वैसे ही बीच में अपने आप चलो नहीं बात ठीक कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप तो कर रहे हैं, उसीलिए इंपॉर्टेंट है, तभी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ना। ये नहीं बैठा कोई नियम है ना सदन के। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की बात की जा रही थी गुड़गांव की, कि हमने उनके खिलाफ FIR करा दी, FIR करा दी, सस्पेंड कर दिए, वो बहाल कैसे हो गए? ये तो बताओ ना। उनको बहाल किस आधार के ऊपर बहाल किया गया? अगर वो डकैत थे, चोर थे, अगर गलत कर रहे थे तो फिर उनको इसीलिए उनके खिलाफ FIR और उनके खिलाफ जो है आपने सस्पेंशन के ऑर्डर करे। अगर उनको बहाल किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? फिर तो 5 और 8% वाली बात जो चल रही है प्रदेश में वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। इस प्रदेश को लूटने का एक जरिया बना लिया सरकार। बताओ तो सही मुझे कि वो कैसे बहाल कैसे हो गए? इसका जवाब भी दे दे खड़े होने। सदस्य खुद ही अभी बोल के हटे थे कि कोर्ट से बहाल होके आ गए, और अभी खुद ही पूछ रहे हैं कैसे बहाल होके आ गए। मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि तूने उसको सस्पेंड किया, कई बात पर बहाल कैसे हो गए वो? मतलब इसका मतलब कमी छोटी है। खुद ही विश्वास नहीं तो मैं इसका मतलब कमी छोटी है। नहीं, अब कोर्ट के देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी है, कोर्ट की। अरे भाई, कोर्ट में आप कोर्ट का आदेश रजिस्टर नहीं करोगे, आप इंक्वायरी ढंग से नहीं करके भेजोगे तो कोर्ट क्या करेगी बेचारी? 2 साल, पौने 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं करी गई है। और उसके ऊपर कोरोना काल के अंदर ये जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, और जो इतना जबरदस्त, चाहे राजस्व का हमारा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जो रजिस्ट्रियां जो गलत तरीके से करी गई हैं, धज्जियां उड़ा के करी गई हैं,
वो वहां पे जो पनप गई हैं सारे के सारे, उनका क्या होगा? उनका उसकी भरपाई कौन करेगा? नंबर और दूसरी बात अंत में अध्यक्ष जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले में घोटाला, घोटाले में घोटाला, आप देख रहे हो नगर परिषद जो है भिवानी के अंदर भी कैसे घोटाले हो रहे हैं। ये तो एक ही बात मैं कहूंगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। वो कॉलोनाइजिंग नहीं, ये क्या मतलब हुआ आपका कहने का? क्या व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? मैं तो आपको नहीं, आपने ये बात कही है, आई वांट टू आस्क हिम ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। इन्होंने कहा है जो कॉलोनाइजर्स खुद हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप बताइए इसको विस्तार से बताइए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? क्या आई एम अ कॉलोनाइजर? मेरा नहीं, आपने मेरे ऊपर पर्सनली ये कहा है कि आई एम अ कॉलोनाइजर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अगर नहीं, आपने अभी खुद ये कहा है कि कॉलोनाइजर जो हैं, तो वो सब ये बात कही ओमिट करा सकते हैं। नहीं, मेरा बात ऐसी कहने का संदर्भ ये था कि कॉलोनाइजर्स को प्रमोट कॉलोनाइजर है, हमें मालूम है कौन कौन कॉलोनाइजर्स हैं, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं और ये 7A की बात ये कर रहे हैं। मैंने ये नहीं, हम ये हमारे को 7A का वो पूरा का पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें भी मालूम है 7A के बारे में। मैंने तो 7A का उल्लंघन के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा कि किसका कब कहाँ क्या हुआ। मैं तो ये पूछ रही हूँ 7A की धज्जियां उड़ाई गई या नहीं। सदस्य को डिटेल्ड एक कमिश्नरेट में 7A की कितनी उल्लंघन हुई है उसकी डिटेल फर्स्ट रिप्लाई के अंदर दे दी गई थी। उससे ज्यादा सदस्य पूछना चाहते हैं और ठीक है, अगर उन्होंने कहा 7A के अंदर है वो ये पूछना चाहते हैं किस सब तहसील और तहसील के अंदर क्या क्या रजिस्ट्रेशन हुई है, वो डाटा में अलग से प्रोवाइड। अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर, 7A की कितनी कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी कितनी इसमें फ्लड हुआ है। ये 13/8/20 को लिखा है। 13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे सब तहसीलदार हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार सब तहसीलदार को तो एससीआर साहब ने दिया है और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया और उनको उन्होंने बहाल कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया। सुनिए मैं कह रहा हूं ना, अहो पकड़ा गया तो पकड़वाया किसने? अरे पकड़वाया किसने? सुनिए उनके द्वारा भी गलत रजिस्ट्रियां की गई हैं। अरे सुन लो मैं क्या कर रहा हूं। ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। मैं कह रहा हूं ये हमने पकड़ा है, आपने कोई नहीं बताया हमको। और अभी तो नहीं, ये जानकारी हमारे पास है। हमें जानकारी मिली, पब्लिक ने दी, किसने दी? आपने नहीं दी, कम से कम आपने कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, आपको तो इतना मैं आगाह कर रहा हूं कि ये विषय आज से नहीं है, ये सालों से चल रहे हैं। और मैं अभी ये घोषणा भी करता हूं कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा कि शायद अभी हो रहा है। 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय तो कहा तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे। यू कैनॉट टेक कॉग्निजेंस आफ्टर 3 इयर्स। जो हो गया वो 3 साल तक हो गया। अभी पीछे उसके बाद नहीं कर सकते, कानून पढ़ाने लग गए यू डोंट नो एनी। अभी मुझे कानून पढ़ाने लग गए। मुझे ध्यान में आ गया कि मैं 2010 में जाऊंगा तो ये कोर्ट में जा खड़े हो जाएंगे।
कि 3 साल से प्राइम इंक्वायरी नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आपने बचने का रास्ता निकाल लिया, आपने बचने का रास्ता निकाल लिया। आप क्यों याद करा रहे हो? नहीं नहीं, रास्ता बीच का नहीं, रास्ता तो 2010 तक जाएगा, 2010 तक जाएगा, सबकी इंक्वायरी कराएंगे। जो बैठे मैंने ये बात कही कि भाई मेरा एक कोई साथी है, मैंने उसको कहा भी तेरा दोस्त फलानी जगह लग रहा है, वहां उसकी शिकायतें हैं, बोला शाम तक बताऊंगा। जो मैंने कहा था वो रिपीट कर रहा हूं। उसने ये कहा कि भाई हमें तो डायरेक्शन है कि सुशासन सलाहकार जो कहें वो फाइलें निकालनी। उस लेवल पे क्या कंसिडरेशन, क्या रिश्वतखोरी क्या होती है, बोले हमने नहीं पता किस बात। तहसील में भी बैठे हैं, मेरे घर में भी बैठे हैं। एक मिनट अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि उस दिन की बात से अब ये एकदम डाइवर्ट हो रहे हैं। उस दिन उन्होंने एक जिले की बात कही और उन्होंने, मैंने कहा कि उस एक जिले का नाम हमको पता लगना चाहिए, हम उसकी इंक्वायरी कराएं तो सही कि क्या है क्या नहीं है। आज जब एक जिले का नाम वो नहीं ले पाए तो इन्होंने उठा के 22 जिले कह दिए ताकि नाम ना लेना पड़े, क्योंकि 22 जिलों के जो डीसी, मुझे भी पता है मुझे कौन 22 जिलों के डीसी हैं। एक बात, इसलिए उस एक जिले का नाम जिसकी चर्चा इन्होंने पहले की थी, मुझे वो एक चाहिए, एक के बाद फिर आगे 22 तक जाना होगा तो चले जाएंगे। कोई रोजगार की बात है, बेरोजगार युवाओं के लिए भी कोई भी ऐसा इस बजट में नहीं रखा गया कि उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या सुविधाएं देगी, और बेरोजगार युवकों को जो एक भत्ता देना चाहिए। जो हमारे बीए पास बच्चे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी इसमें करना चाहिए था। विधवा पेंशन 2500 रुपये रखी गई है, जबकि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर आ जाती है। 1 या 2 बच्चे छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई का खर्च और उनका रहन सहन का खर्च। मैं ये समझता हूं कि इस बजट में विधवा महिलाओं के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपये का प्रति माह पेंशन रखनी चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं रखी। बड़ी हैरानी है कि आज हमारा जो उद्योग जगत, जिसके अंदर आज हम कार में, मोटरसाइकिल में, फ्रिज में और ट्रैक्टर में एक बड़ी लगभग 70% से ज्यादा हमारा हिस्सा हरियाणा प्रदेश के उद्योग का है, लेकिन उसको माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी को जो इसका बजट में प्रावधान करवाया है, वो बड़ी, मैं उनकी इस बात में उसका धन्यवाद करता हूं। कितनी कुशलता के साथ में मात्र 598 करोड़ रुपए उद्योग जगत के डेवलपमेंट के देने का काम किया है। हमारे पड़ोसी राज्य, मैं कहूंगा उनको तो इनसे सीख लेनी चाहिए, हमारे उद्योग मंत्री जी से, जो हजारों करोड़, कई हजार करोड़ अपने उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए लगाते हैं। ये मात्र उसको 598 करोड़ में डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए मैं बधाई देता हूं उद्योग मंत्री जी को। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में जो हमारे सहयोगी साथी सरकार के हैं, उन्होंने 5100 रुपए पेंशन बुजुर्गों को देने का वादा किया था, और बड़ी बड़ी बात करते हुए उनको सरकार में बिठाने का काम किया लोगों में। आज उन बुजुर्गों की पेंशन कटती जा रही है, उसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आया जो उनको 5100 रुपए पेंशन देने का काम करें। एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन में अपने साथियों से, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मेरे पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों में बैठा आवाज उठा रहा है। हम उसके लिए कुछ चिंता नहीं है, और हम जो एमएलए बन के आते हैं और एक दिन की अगर शपथ लेते हैं तो हम पेंशन के हकदार होते हैं। 60-60 हजार रुपए हमें पेंशन मिलती है, और दोबारा बनते हैं तो दोबारा पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेने का काम करते हैं। इस प्रकार 4-4, 5-5 पेंशनर तनख्वाह लेते आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के एक चीज मिलती है, दोनों थोड़ी मिलती है। हमारे प्रदेश के वो एक ही चीज मिलती है, या तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो 30 से 35-40 साल अपने जिंदगी के देकर उस प्रदेश की नीतियों को लागू करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, उनकी पेंशन जो है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको नहीं कोई सुनने वाला है। ये इसके लिए कोई प्रावधान बजट के अंदर नहीं किया, बड़े दुख की बात है। उस बात गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आज का अगर ये किसके बारे में क्या कह रहे हो आप? ये उल्लू का सबने पता कौन है?
महिपाल सबने पता। महिपाल ढांडा जी ने इसको आधा बोला था, उसको मैंने पूरा किया है, आप कार्रवाई में देख लीजिए। उन्होंने आधा बोला था, मैंने पूरा किया है। अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा अगर ये सरकार इतराती है तो ये भ्रष्टाचार पे, हर बात पे कि भ्रष्टाचार मुक्त। परंतु अगर हम धरातल पे जाके देखें, हर डिपार्टमेंट में होड़ लगी है कि हमने भ्रष्टाचार करना है। आज अगर ईमानदारी को ढूंढने लगे तो ईमानदारी मिलेगी नहीं इनके शासन में, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मंत्री जब ये कह रहे हैं, हमारे सरकार पे लगाया है कि किसानों की जमीन लूटी है, भाई देश जो कुछ ने लूटी है, कौन किसान ला? ये लिखा आपने, अभी क्या कहा आपने? ये नहीं कही, मैंने ये नहीं कही, ये नहीं कही, ये मैंने ये कही है कि ये लूट नहीं है महोदय, ये नहीं कहा, एक भी किसान की नहीं ये नहीं कहा मैं, एक्वायर करके किसी प्राइवेट आदमी हो लूट आपने कहा। बैठा हूँ सदन के लायक सदन लूट क्या बोलना चाहिए इनको, बुढ़ा साहब, क्या लूट शब्द बोलना चाहिए इनको? आप ये बताओ, क्या लूट बोलना चाहिए? गलत है लूट शब्द, लूट शब्द गलत है, गलती से निकालो उसको। नहीं, लूट शब्द ठीक नहीं है, लूट शब्द करना चाहिए, लूट शब्द अध्यक्ष महोदय, लूट शब्द को हटाया जाए, गलत शब्द है, ये गलत शब्द का प्रयोग है। एक मिनट, वो क्या है उसका? लूट शब्द गलत है, हटाया जाए, ये लूट शब्द गलत है। मैं बात करूं SCBC की, बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी ने SCBC वर्ग का इस बजट बुक से नाम ही मिटे दिया। लगता है आप लोगों ने उनसे लगाव नहीं है, आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते, आप लोग उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं दे रहे। बड़े अफसोस की बात है, वोट लेने के लिए तो SCBC और उनके उत्थान के लिए इनसे इस बुक से नाम मिटने का काम किया आप लोगों ने। तक नगर निगम में लगती है, उन कॉलोनियों का वो हाल है, बहुत बुरा हाल, ना सीवर है, ना पानी है और ना बिजली है। अगर वो पानी पीते हैं तो सीवर का मिक्स पानी पीते हैं। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने मेरे को यह कहा था, बहन जी एक बोतल भर ले जा, सत्ता बड़े लोगों को एक एक घूंट पिला देना, हम क्या पानी पी रहे हैं। हमारे प्रदेश के ऊपर 2,23,000 रुपए का कर्ज हो चुका है, और जो बताया गया है, जो अनुमान लगाया गया है कि 20,000 करोड़ का और हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। इस हिसाब से 1966 से और 2014 तक करीबन 48 साल के अंदर हमारा जो कुल कर्ज था वो 70,000 करोड़ था। आप देखिए, और पिछले 7 सालों में इन्होंने उसको बढ़ाकर 2,23,000 कर दिया। इसका मतलब है कि 1,52,000 रुपए का कर्ज और इस प्रदेश सरकार ने हमारे इस प्रदेश के ऊपर कर दिया है। अब आप ये बताइए, हमें तो पिछले 3 बार का बजट तो मैंने ही पढ़ लिया, मैं तीनों बजट की कॉपी भी अपने साथ लेके आया हूं, और जब 4 दिन हमें मिले उसको पढ़ने के लिए तो मैंने बहुत कोशिश करी कि हमारे जिले का नाम यहां पर मिल जाए, पर बड़ी अफसोस की बात है कि रेवाड़ी जिले का नाम पूरे बजट में हमें दिखाई नहीं दिया। तो क्या रेवाड़ी जिला जो है, क्या इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? आज से 2 साल पहले भी जब बजट आया था तब उसके अंदर एम्स की बात कही गई थी। अब की बार एम्स की कोई चर्चा इस बजट के अंदर नहीं है। हमें यह बता दें कि वो एम्स बनेगा या नहीं बनेगा। कि मैं एक गांव से दूसरे गांव का कोई भी जोड़ने वाला रास्ता कच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बड़े बड़े गांव हैं, गांव पाड़ला और गांव बाबा लदाना। गांव पाड़ला और बाबा लदाना तो वैसे भी ऐतिहासिक गांव है, बाबा राजपुरी जी की जन्म स्थली है, और दशहरे से अगला दिन उपाध्यक्ष वहाँ मेला लगता है जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है, बाबा लदाना से पाड़ला तक वाया बुड्ढा खेड़ा, तीनों गांव उपाध्यक्ष बड़े बड़े हैं, धन्यवाद। कच्चे रास्ते को पक्का बनाने का काम किया जाए। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, इनका गोद लिया गांव है, 14-15 हजार वोट का गांव है केवड़क, उसको सब तहसील का दर्जा दिया जाए जी। बजट जो होता है ना, बजट अगले वर्ष के लिए होता है। अगर आप बजट में कोई बात कही गई है, उसका पिछले सालों में कुछ उसका उपयोग हुआ होगा, पिछले साल में उससे पहले का जो बजट हुआ होगा उससे में कोई बात आई होगी। आज हमने ये कहा कि ऐसी कमजोर नगर पालिकाओं के लिए अगले वर्ष में, ये वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उस वर्ष में एक व्यवस्था की जाएगी
कि उनके लिए अलग से विशेष अनुदान दिया जाएगा। अब आप उसको पिछले नगरपालिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा सभी माननीय सदस्यों से कहना है कि बजट में जो कुछ कहा जाता है ये अगले आने वाले वर्ष के लिए कहा जाता है।